नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर आतंकवाद को शह देने वाले पाकिस्तान पर भारत प्रहार कर सकता है तो फिर आतंकवादी का साथ देने वाले चीन के आगे लाचार होने की भला क्या जरूरत है भारत को। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जैश-ए-मोहम्मद के जिस आतंकी मसूद अजहर को साल 1994 में ही भारतीय सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया था, जिस मसूद अजहर की रिहाई के लिए उसके साथियों ने 1995 में जम्मू कश्मीर आए विदेशी सैलानियों की हत्या कर दी थी, 99 में जिस अजहर को रिहा किया गया और जिसने 2001 में संसद पर हमले की साजिश रची, इतने सब के बाद जिस आतंकी अजहर मसूद ने 2016 में फिर से पठानकोट का हमला किया, उस आतंकी मसूद अजहर को अगर कोई बचाने की कोशिश करे तो भारत का दुश्मन हुआ या दोस्त? वो पाकिस्तान से भला कैसे अलग हुआ बताइए। जनवरी में पठानकोट पर अटैक के बाद मार्च 2016 में भारत ने यूएन में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय चीन ने इस पर वीटो लगा दिया था। इस वीटो की 6 महीने की मियाद सोमवार को यानी कल खत्म होने वाली थी, लेकिन चीन ने मसूद अजहर को बचाते हुए अपने वीटो और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। जाहिर है अगर चीन ऐसा नहीं करता तो मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध लग जाता, यानी उसके सारे के सारे एसेट्स फ्रीज हो जाते, वो दुनिया में कहीं आने जाने लायक नहीं रहता। ध्यान देने की बात यह है कि चीन ने उसी दिन ये काम किया जिस दिन उसका नेशनल डे होता है, और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को बधाई देते हुए ये कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। आज इसीलिए हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भारतीय सैनिकों के हत्यारे आतंकी के साथ चीन क्यों हमदर्दी दिखा रहा है, और पाकिस्तान अगर आतंकी देश है तो भला चीन की हरकतें पाकिस्तान से अलग कैसे मानी जाए। आतंक पर अगर पाकिस्तान कसूरवार है तो उसी आतंक पर चीन के खून को कैसे माफ किया जाए। सभी खास मेहमानों से आपका तारुफ, उससे पहले ये रिपोर्ट। ना ये जताने की भारत को कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और मैं समझता हूं कि इसमें खुद चाइना एक्सपोज हो रहा है। वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ बल्कि टेररिज्म के साथ खड़ा हो रहा है, और ये मैसेज चाइना पूरी दुनिया को अगर दे रहा है तो ये उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। चीन एकमात्र साथी दोस्त रह गया है पाकिस्तान का, और दुनिया भर में बढ़ते हुए दबाव और पाकिस्तान के अलग थलग किए जाने का अब चीन कितनी देर तक सामना करेगा और कब तक पाकिस्तान की खैर मनाएगा, ये देखना बाकी है। हम चाइना के इस कदम से असहमत हैं। चाइना खुद इस तरह की आतंकी हिंसा का शिकार रहा है। उसके प्रोविंस जिंजियांग में भी इस तरह की घटनाएं घटती रही हैं। जैश-ए-मोहम्मद को लेकर के चाइना का रुख आपत्तिजनक है। चीन की डुप्लीकेट पॉलिसी है, वो पाकिस्तान का दोस्त है। वो कहता है हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं, लेकिन नहीं है। जब तक भारत के खिलाफ जो टेररिस्ट कर रहे हैं उसमें कोई टेक्निकल फ्लॉ निकाल के कह देता है कि अभी नहीं हो सकता ये तो पूरी डुप्लीकेसी है। कोई हमारे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध में करेंगे चाइना, तो हम भी जानते हैं कि किस तरीके से उसका जवाब देना है, उसी स्तर का। तो मैं पता करना है कोई टेक्निकल बात में ये भी है कि चाइना ने इस बार हमारी जो एक्शन हुई है उसको कंडेम नहीं किया, तो पाकिस्तान बहुत दुखी है, तो थोड़ा उनको खुश करने के लिए किया होगा, मैं नहीं जानता। बट चाइना द्वारा, चीन द्वारा ये सब करना, आतंकवादियों का समर्थन करना, ये बहुत गलत है। चीन के अंदर स्वयं आतंकवाद की समस्या है सिंकियांग में। इसके लिए उन्होंने भारत से भी बात की थी। भारत सरकार ने उनको कहा हम हर तरह का सहयोग करने को तैयार है आतंकवाद के विरुद्ध। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या मौलाना मसूद अजहर पर चीन के रुख को देखते हुए कहा जा सकता है कि आतंकी और चीनी भाई भाई हो गए हैं? दूसरा सवाल, आखिर चीन का पाकिस्तान के साथ आतंक वाला भाईचारा कब तक चलेगा? तीसरा सवाल, भारतीय सैनिकों के हत्यारे से चीन की हमदर्दी क्यों है? चौथा सवाल, जो चीन आतंक को प्रायोजित करने वाले पाकिस्तान का मददगार है वो बेकसूर कैसे? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, जब भारत पाकिस्तान पर आतंक के खिलाफ प्रहार कर सकता है तो चीन के आगे लाचारी क्यों?
और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर फुनचुक स्तोपदान हमारे साथ है। पूर्व राजनयिक है, चीन मामलों की जानकार है, NSCS में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में CSS के निदेशक भी रह चुके हैं, किर्गिस्तान में भारत के राजदूत भी रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद भी हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ है। पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर उन्होंने काम किया है। आर्मी में सेवा के लिए विशिष्ट और परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर V उपाध्याय साहब, जो कि अर्थशास्त्री है, IIT दिल्ली में अर्थशास्त्री प्रोफेसर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी नजर रखते हैं। सर, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर पात्रा, संबित पात्रा, प्रवक्ता है बीजेपी के, सेंट्रल कमेटी में ओडिशा के प्रतिनिधि हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। अभय दुबे साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस के, मीडिया में कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। आप दोनों का भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संबित, आप ही के पास आती हूँ। मुझे परिभाषित कीजिए, आज की तारीख में इंडिया और चाइना के रिश्ते को परिभाषित कीजिए सर। रूबिका जी, आपका जो प्रश्न है और जो कंसर्न्स हैं वो वाजिब हैं, मगर इससे पहले कि मैं डिटेल्स में जाऊं, मैं यहाँ एक कैवियाट, जिसको एक शर्त कहूँगा, वो कहना चाहूँगा। अब देखिए, मैं रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दिल में सोच सकते हैं मगर जुबान पे नहीं ला सकते हैं, एक्सपर्ट्स ला सकते हैं। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार UN 1267 जो सैंक्शन कमेटी है, उसमें पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन JEM के सरगना, उनके जो चीफ है, उस चीफ का नाम है मसूद अजहर। मौलाना मसूद अजहर को लेकर जिस प्रकार 6 महीने का पहले उन्होंने, चाइना ने वीटो लगाया था टेक्निकल ग्राउंड पे, और अब मैं आपको करेक्ट कर दूं, आपने अपने रिपोर्ट में 6 महीने पुनः कहा था, वो 3 महीने का है, वो 6 महीने का नहीं है। सितंबर लास्ट को ये खत्म हो रहा था, मंडे को लास्ट डेट है, इसलिए इन्होंने इसको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। चाइना के पास 2 ऑप्शन था, कंप्लीट बैन, मतलब ये प्रश्न दोबारा नहीं उठाना है। हम मसूद अजहर को टेररिस्ट नहीं मानते हैं, यह भी चाइना कह सकता था, मगर चाइना ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम टेक्निकली इसे अभी फिलहाल 3 महीने के लिए कंसिडर करेंगे और बाकी सभी देशों के साथ बातचीत करने के बाद निर्णय लेंगे कि क्या इस पर हमें आगे बढ़ना है। तो एक विंडो खुला हुआ है टेक्निकल ग्राउंड्स पे, इसलिए मैं बहुत हाई हेडेड होकर यहाँ एक अटैकिंग पोजीशन पर नहीं आकर टेक्निकलिटीज पे रहूंगा। और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि जिस प्रकार टेररिज्म को लेकर पूरा ग्लोबल मूड बना है, मैं बता दूं, ये जो सैंक्शन रखा गया है मौलाना असद को लेकर, अजहर मसूद को लेकर, इसका को स्पॉन्सर 2 और कंट्री है इंडिया के साथ, वो है UK और US। इसलिए इस सैंक्शन के प्रपोजल को बहुत स्ट्रांग रूप से देखना चाहिए। UN काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में 15 नेशंस है, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। 15 में से 14 नेशन ने इसे बैक किया है कि हाँ, ये आतंकी है। हमारे खास मेहमान जो आए हैं, जो एक्सपर्ट है इंडो चाइना रिलेशनशिप के, वो हमें बता देंगे। आप हमें सिर्फ सरकार का पक्ष बताइए। वो साबरमती के किनारे जाकर झूला झूल कर आ जाते हैं, मैं सरकार का ही पक्ष बता रहा हूं। यहाँ पर मसूद अजहर जो है वो अधर में ही लटका रह जाता है, वो टेररिस्ट है या नहीं है, इसमें चीन हमें बैक स्टैप कर जाता है। मुझे उस पर आपका जवाब चाहिए। अब मैं आपके पास आती हूँ, कुछ और मेहमानों को मैं इसमें लाना चाहूंगी। सबसे पहले तो अभय जी, आप जरा इस पर अपना पक्ष रख दीजिए। ये चीन की हमेशा से पॉलिसी रही है, ये उसका तरीका रहा है, जो उसे करना होता है वो वही कर पाता है। हम कहाँ गड़बड़ी कर जाते हैं कि चीन को कन्विंस नहीं कर पाते हैं? खर्चा हम करते हैं, वहां से प्रोडक्ट्स हम मंगाते हैं। $71 बिलियन में, मेरे पास ये पूरा का पूरा आंकड़ा है सर, जिसमें बाकायदा ये है कि $9 बिलियन का सिर्फ निर्यात होता है, आयात $82 बिलियन का होता है, मुझे माफ कीजिएगा, $62 बिलियन का होता है। और फिर भी चीन वही करता है जो पाकिस्तान चाहता है। देखिए रूबिका जी, अब इस बात को हमको समझना पड़ेगा इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कि जो नया पोलराइजेशन है उसमें चीन और पाकिस्तान का क्या एसोसिएशन है, चाइना के पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हैं। ये बात बिल्कुल ठीक कही संबित ने कि जो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो 1267 कमेटी है, इसमें इसलिए 3 महीने का समय दिया है क्योंकि 31 दिसंबर को इस कमेटी का समय समाप्त हो रहा है, फिर रिकंस्टिट्यूट ये होगी कमेटी। बड़ी बात यह है कि अगर चाइना
चाइना अगर ये ऑब्जेक्शन लेता है, टेक्निकल ऑब्जेक्शन में उसने ये कहा कि दोनों नेशन मिलकर इतना समय दे दिया जाए कि वो फिर से पुनर्विचार इस विषय पर कर सकें, तो इसके बाद चाइना के पास अवसर इसलिए नहीं होगा कि इसके गाइडलाइंस की जो रूल्स है उसमें सेक्शन 4 का सबसेक्शन बी ये कहता है कि अगर बार बार एक दो देश कोई ऑब्जेक्शन फाइल करके उसको डिरेल करते हैं तो फिर वो राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में सीधा अप्लाई कर सकता है। तो हमारे पास एक रास्ता है, बचने वाला नहीं है पाकिस्तान इस वो अजहर मसूद इस रास्ते सर, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, आप मेरा सवाल नहीं, ठीक है 14 देश सीधा सवाल जी रूबिका जी था, ठीक है, हिंदुस्तान कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा। मैं ये कह रही हूँ कि हम इतनी दोस्ती गांठते हैं, उसके बावजूद ये चीन बैकस्टैप कैसे कर जाता है? नहीं देखिए, ये तो हमने बार बार इस सरकार को पहले भी प्रतिपक्ष हमने रूबिका जी सरकार को डे 1 से ये प्रशस्त मार्ग दिया कि पाकिस्तान से जिस प्रकार की मित्रता आप जताने की कोशिश कर रहे हैं या चाइना से स्ट्रेटेजिकली इससे अलग आपको पॉलिसी को एडॉप्ट करना होगा। अब जाकर अगर सरकार को समझ में आता है तो ये बात ठीक है, क्योंकि हमको उस कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने कहा कि चाइना के अपने इंटरेस्ट और पाकिस्तान के उसको समझना चाहिए। इसीलिए अब जो लाइन एडॉप्ट की है, जैसे बार बार कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, तो 2007 और 13 में भी वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, टेरर कैंप को उखाड़ फेंका, लेकिन वो अनाउंस नहीं किया। अब सरकार ने ये अपने स्वभाव में परिवर्तन लाया नीति में कि वो पब्लिक डोमेन में इन बातों को डालती है, तो ये बात अलग है। मुझको लगता है कि अब सरकार को ये प्रशस्त मार्ग अपनाना चाहिए कि कैसे आइसोलेशन के लिए काम करें, और अगर चाइना नहीं मानता है तो ग्लोबली उसको भी हम इसके लिए एक्सपोज करें कि वो दो लाइन में जवाब दे दीजिए, फिर मुझे और मेहमानों का रुख करना है। संबित, वो कह रहे हैं भाई हमने तो रोड मैप बताया था। मैं सिर्फ दो चीज़ें यहाँ मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आप उनसे पूछिए। 2009 में 3 आतंकियों को, उस समय यूपीए की सरकार थी, भारत की ही सरकार थी, मैं उसको अपोज नहीं कर रहा, उस समय 2009 में 3 आतंकियों के लिए सैंक्शन के लिए इंडिया ने दरख्वास्त किया था यूएनएससी 1267 में। वो थे अजहर, अब्दुल रहमान मक्की और आजम चीमा। ये तीनों एलईटी के आतंकी थे। इनको कंप्लीटली बैन कर दिया पाकिस्तान ने, कोई टेम्पररी बैन नहीं किया, कंप्लीटली किया। इंडिया इन पर कभी बात ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि उस सरकार की नीति अलग थी, इस सरकार की नीति अलग थी। हाँ, चाइना और पाकिस्तान का रुख अलग है। मैं आपको स्पष्टता से कह दूं, देखिए, डिप्लोमेसी कभी 2 साल 1 साल में रिजल्ट दे दे, हाँ शॉर्ट टर्म रिजल्ट जरूर देती है। एक लॉन्ग टर्म प्लेइंग फील्ड चाहिए होता है डिप्लोमेसी में। इसलिए मैं जल्दी यहाँ एक वॉर मॉन्गर की तरह चाइना को गाली देना शुरू कर दूं, ठीक है, उसके तरीके होते हैं। टेक्निकल ब्लॉकेज हुआ है, और मैं पूरी आशा के साथ कहूंगा कि यह सरकार जेईएम और जेईएम के सरगना जो आतंकी है अजहर, उसको किसी भी कीमत पर आतंकी घोषित करेगी। और 10 सेकंड में एक बात कंप्लीट कर दूं। देखिए, जेई सबसे बड़ा विडंबना देखिए कि यूएन में किस प्रकार रिफॉर्म्स होने की आवश्यकता है। जेईएम जैसे मोहम्मद यूएन सैंक्शन कमिटी में एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मगर उसका जो लीडर है अजहर मसूद, वो बैंड नहीं है। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मोदी जी कहते हैं यूनाइटेड नेशन में भी रिफॉर्म्स होने की आवश्यकता कर रहा है ना, जिसके यहाँ हम जाते हैं, जिसको हम बुलाते हैं, तो क्यों ऐसा कर रहा है? वही तो ये तो यूनाइटेड नेशन में भी रिफॉर्म्स चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में भी रिफॉर्म चाहिए कि 14 देश एक तरफ और एक रोक दे आतंकी को। ऐसा तो नहीं हो सकता। फुनचुक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। फुनचुक साहब, आपको क्या लगता है क्या वजह है? देखिए, अभी खबर ये आ रही है कि वो ब्रह्मपुत्र को लेकर भी कुछ ना कुछ इश्यूज वहाँ खड़े हो रहे हैं, और वो भी तब जब हम इंडस वाटर ट्रीटी पर बातचीत करने की उसको वापस लेने की कोशिश कर रहे हों। वहाँ पे कोइंसिडेंट देखिए, वो भी पानी को लेकर हमें सताने लगा है। यहाँ पठानकोट का हमला, हमें लगा कि मसूद अजहर बस 2 ही दिन की बात है, मंडे को तो अगर वो नहीं चीन बीच में अड़ंगा डालता है तो फिर उस लिस्ट में चला जाएगा, बैन हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या वजह है सर? देखिए, आप लोग 2 और 2 को 4 बना रहे हैं। ये सब पहले से लिखा हुआ नहीं था, ये सब डेट आ रहे थे अपने नेचुरल रूप में। क्या हमने भी स्ट्राइक किया था? किसी डेट को देख के किया था? कोई सर, इसीलिए तो मैं स्टार को देख के हमने स्ट्राइक किया था या क्रॉस द बॉर्डर? तो कोइंसिडेंट कीजिए। लेकिन मैं संबित पत्रा जी से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर मैं आपको खुश करने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए 2-4 गाली दे दूंगा, वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई को भी देखिए। सच्चाई को ये है कि हम एक छोटे छोटे चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं मसूद अजहर लकवी वकवी के।
ग्रेटर स्ट्रेटेजिक डायमेंशन से आप लोग देखते नहीं है। चाइना बड़ा गहरापन देखता है। चाइना जब चीज़ को देखता है वो बड़ा 10 साल 20 साल आगे देखता है। उनका आतंकवाद का डेफिनेशन सिर्फ आतंकवाद नहीं होता है, उनका डेफिनेशन है सेपरेटिज्म भी होता है, उनका आतंकवाद का डेफिनेशन एक्सट्रीमिज्म भी होता है। वो 3 इविल्स कहते हैं। उनमें उनका जो डेफिनेशन है बहुत गहरा है। वो किसी टेररिस्ट के पीछे नहीं लगता है। उनके भी बहुत सारे दुश्मन हैं, चीन के बड़े दुश्मन हैं। वो इस तरह नहीं चलाते, वो अपने ढंग से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे उनको कहते हैं मेरा दुश्मन नंबर 1 दलाई लामा है, वो लेकिन वो दलाई लामा को लेके दुनिया को चिल्लाता नहीं है। वो अपने ढंग से किस तरह दलाई लामा को कॉर्नर करना है वो कॉर्नर करते हैं। लेकिन हम एक छोटी सी चीज़ को लेके उसका बड़ा पतंग बना देते हैं और कहता है कि और कुछ है ही नहीं, सिर्फ मसूद अजहर ही है। और एक छोटी चीज़ को वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। देखिए हर कोई कंट्री का टेररिज्म आतंकवाद से प्रॉब्लम है। चीन का आतंकवाद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग तरीके के हैं। वो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। वो उनको बॉम्ब देते हैं, उनको मिसाइल देते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको खुश करते हैं। वो डरते हैं कि अगर उनको खुश नहीं रखेंगे तो उनके यहाँ भी वो आतंकवाद शुरू करेंगे। वो मसूद अजहर से डरते हैं ताकि वो सिंगजंग में प्रॉब्लम ना करे। अभी 2 महीना पहले सिंगजंग में चाइना ने थोड़ा ज़बरदस्ती किया था मुस्लिम के पर। अजहर ने धमकी दिया था चीन को भी। तो वो चीन के अलग अलग उनके अपने यार्ड स्टिक्स हैं, अपने मेजरमेंट है। वो किस तरह से आतंकवाद को डील करते हैं, उतने अलग तरह के हैं, हमारे अलग तरह के हैं। तो इस चीज़ को तो हमें समझना पड़ेगा। फुनचुक साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कल का कि कुल मिलाकर बिजनेस का अपर हैंड है। चीन ये सारी चीजें देख रहा है, समझ रहा है और इसीलिए भारत के साथ वो इस तरीके की नूरा कुश्ती में लग गया है कि जिस चीज को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करो उससे अब अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे से हमारा बिजनेस पाकिस्तान के साथ ज्यादा स्ट्रांग है। वी उपाध्याय साहब, आप इससे अग्री करते हैं? नहीं, पाकिस्तान के साथ तो हमारा बिजनेस बहुत कम है। कौन से नहीं, चाइना और पाकिस्तान सर। हाँ, तो मैं एक्चुअली जो अभी हमारे बाकी गेस्ट बोल रहे हैं उनसे काफ़ी सहमत हूँ कि हमें चीन से हमारे जो रिश्ते हैं उनको अलग करके देखना चाहिए, जो पाकिस्तान से जो हमारे रिश्ते हैं उनको अलग करके देखना चाहिए। अभी कुछ दिनों में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है इंडिया में, गोवा में मीटिंग होने वाली है। तो वहाँ चीन के राष्ट्रपति भी आने वाले हैं, पुतिन साहब भी आने वाले हैं, तो बाकी ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका से वहाँ से नेता भी आने वाले हैं। तो हमें इस माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर हमें कोई बात करनी है चीन से, वो NSG का मुद्दा हो या अजहर का मुद्दा हो, तो सीधे साधे उनसे बात की जा सकती है। लेकिन जैसा अभी पिछले वक्ता ने बताया कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ एक घटना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है, हमें वो बहुत चिंता का विषय लग रही है, वो बात सही है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सीरिया में कुछ हो रहा है, साउथ चाइना सी में कुछ हो रहा है, रसिया में कुछ हो रहा है, क्रीमिया में कुछ हो रहा है। तो दुनिया उन सारी चिंताओं से ज़्यादा उनको ज़्यादा गंभीरता से ले रही है। तो हमें भी ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारा रुख इन सारी बड़ी बड़ी समस्याओं को लेके भी क्या है। अभी अमेरिकन इलेक्शन होने वाला है, 1 महीने में काफ़ी हो सकता है दुनिया की राजनीतिक परिस्थिति बहुत तेज़ी से बदले। तो चीन की, रूस की वो चिंताएं ज़्यादा हैं। अब ठीक है, हमारा एक मुद्दा है, एक आतंकी है, वो उसके ऊपर कोई एक्शन लेने वाली बात है, वो है एक मुद्दा। लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं और हमें चाइना के साथ में अपने रिश्तों वाली बात है, अपना बॉर्डर का सवाल है, अपना ट्रेड का सवाल है, अपना इन्वेस्टमेंट का, FDI का सवाल है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तो हम उन सभी चीज़ों को पूरी तरह से सोच समझ के हमें चाइना के प्रति नीति बनानी चाहिए। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, मैं इन सारी चीज़ों को अगर बहुत आम भाषा में मेरे दर्शकों के समझ रही हूँ तो वो यही है कि हम पाकिस्तान को तो आंख दिखा सकते हैं, लेकिन चीन के लिए हमें सब्र करना होगा। देखिए, ये बात इतनी आसान नहीं है, 2 लफ्ज़ों में नहीं कही जा सकती। इंटरनेशनल रिलेशंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, हर एक के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। अब पहले आप देख लीजिए इंडिया चाइना का रिलेशनशिप। सबसे बड़ा इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में हमारा उनके संग बॉर्डर डिस्प्यूट है। बॉर्डर डिस्प्यूट 62 से चली आ रही है, आपको मालूम है। आज भी कुछ हिस्सा भारत का चाइना के पास है और कुछ हिस्सा वो अभी जो हमारे पास है उसको क्लेम करते हैं। हमारे साथ चाइना का एक बड़ा भारी वाद विवाद चल रहा है साउथ चाइना सी के ऊपर। उसमें भी काफ़ी गंभीरता से बातचीत होती है। हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर टिप्पणी करता है चाइना, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस पर टिप्पणी करता है चाइना। और आपने खुद ही कहा कि चाइना के संग हमारा बड़ा ज़बरदस्त ट्रेड पैक्ट है, यहाँ तक कि 100 बिलियन डॉलर्स तक के जाने की उम्मीद रखता है। तो ये एक तरफ तो चाइना रहा। अब दूसरा देखिए चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन।
चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन में सबसे पहले तो चाइना उसको न्यूक्लियर प्लांट्स में उसकी असिस्टेंस करता रहा है, मदद करता रहा है। दूसरा, उसने $47 बिलियन कमिट करने को तैयार है, जबकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है वहाँ, उसकी सारी जो ट्रेड पॉलिसी है उस पर चल रही है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। अभी हमें ये देखना है कि इसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट किधर है। हम इस समय दो चीज़ों से लड़ रहे हैं। एक तो हम लड़ रहे हैं आतंकवाद से, टेररिज्म से, विच इज़ इमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। उसका हमें जवाब ढूंढना है। उसका जवाब कुछ दे दिया है, कुछ डिप्लोमेटिकली मिल रहा है। पूरे वर्ल्ड में आज काफ़ी हद तक पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है। उसकी न्यूक्लियर आइसोलेशन की भी बात चालू हो गई है। उसको चाइना ने भी एक दफ़ा कह दिया कि वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। तो चाइना भी किसी हालत में, कोई देश इस समय वर्ल्ड के अंदर नहीं है, बारिंग 1 और 2 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करती है, टेररिज्म के बरखलाफ न बोले। एवरीबडी हैज़ टू स्पीक अगेंस्ट टेररिज्म, सो चाइना ऑल्सो हैज़ टू स्पीक अगेंस्ट टेररिज्म। अभी बात रही कि चाइना इस समय अजहर के मामले में क्यों नहीं हमारी सीधी सीधी वो करता और इसको बैन कराता। संबित पात्रा ने सही कहा है, ये विंडो बंद नहीं हुई है, ये चलती रहेगी। तो देखिए आप, पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन एक बड़ा गंभीर है इस समय, और दिन पे दिन जिस तरह से निकलेगा वो आप देखेंगे।